जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th, जी हाँ, कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आप लोगों को भली भांति पता है कि 25 फरवरी को जो है सोशल साइंस का आपका एग्जाम होना है। तो एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, रीडर पेस्ट क्या था। तो देखिए बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि रीडर पेस्ट जो है अमेरिका में जो है पशुओं में पूरी तरह से फैला हुआ था, और यह जो एक संक्रामक रोग था, ठीक है। याद रखेंगे ये क्या है, अभी पशु रोग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जो एक पहला प्रश्न दिया था रीडर पेस्ट क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशु रोग। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज जो है किसने की थी, इसका सही आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई, तो ये आंसर हो जाएगा चेचक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे जो है मित्र राष्ट्र माना जाता था। तो देखिए, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा है, कई बार मैंने आपको बताया है कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है ये मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा जो है निम्नलिखित में से जो है किस तरीके को अपनाया, इसका सही आंसर होगा असेंबली लाइन को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है कब हुआ था। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा 1914 से लेकर 1918 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही सटीक आंसर होगा। अगला है कि हेनरी फोर्ड कौन था। तो देखिए, अभी मैंने आपको हेनरी फोर्ड के बारे में बताया ना कि यह जो है कौन सा नियम अपनाकर जो है अपना उत्पादन को बढ़ाया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरी फोर्ड पूछा गया कौन था। तो हेनरी फोर्ड कौन था बच्चों, ये कार निर्माता थे। कौन थे, कार निर्माता। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि कैट की स्थापना कब हुई। तो कैट की स्थापना जो है गैट की स्थापना जो है कब की गई है। तो गैट की स्थापना बच्चों 1948 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है कब हुई। तो 1929 से हुई थी, 1929 ईस्वी से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता जो है 1944 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव अधिकार दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर जो है कहा जाता है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि एल डोराडो जो है अमेरिका के शहर है, जो कि सोने के नाम से जाना जाता है, सोने का शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, एल डोराडो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न दिया गया है कि महामंदी की समय अवधि क्या थी। तो महामंदी की समय अवधि थी 1929 से लेकर 1930 का दशक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया कि G77 से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि G77 से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना कि G77 का जो ये G77 जो होता है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि विकासशील देशों का समूह, ठीक है, विकासशील देशों का समूह। तो ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ चलना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। विकासशील देशों का समूह जो है G77 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल दिया है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था थी बच्चों की युद्धांतर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि भारत में आने वाले पहली 2 यूरोपीय जातियां जो है कौन सी थी। तो पहले जो है कौन आया था, पुर्तगाली, ठीक है। तो उसका भाषा क्या था, डच था, ठीक है। तो ऑप्शन आप जो है बी में लगा दीजिए। तो पुर्तगाली डच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया बच्चों, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सवाल कहता है कि 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि भाई रीडर पेस्ट जो कि संक्रमक बीमारी जो है बहुत तेजी से फैला था 1890 के दशक में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रीडर पेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था। आलू अकाल जो है आयरलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस देश में जो है मक्का के आयात पर जो है पाबंदी
पाबंदी लगाने के लिए कॉर्नर लॉ पारित किया? इसका आंसर होगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वो वीटो कर सकता है? वीटो कर सकता मतलब इग्नोर कर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों अमेरिका, ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन दूर दूर के देशों को जो है उपनिवेश बनाने में जो है सहायक ना बना? इसका आंसर होगा आलू, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हें जो है धुरी शक्तियां समझा जाता था? तो धुरी शक्तियां समझा जाता था नात्सी जर्मनी को और जापान और इटली को, ये 3 देश को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में अच्छे से उसको उतार लीजिए और याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात जो है प्रतिबंधित कर दिया गया? इसका आंसर होगा मक्का, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में किस सम्मेलन में की गई? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया कि किन संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता था? इसका आंसर होगा विश्व बैंक और IMF को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? इसका आंसर होगा दादा भाई निरौजी ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है किस देश से हुई है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका देश से हुई, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि सिल्क मार्ग मुख्यतः जो है किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? तो एशिया और यूरोप महाद्वीपों को जो है जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है कि रीडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं या रीडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए इसका आंसर इस प्रकार बच्चों देना है कि पशुओं में फ्लेग की बीमारी को रीडर पेस्ट कहते हैं, जिसे जो 1890 के दशक में हजारों में जो है अफ्रीका के पशु मर गए, जिससे जो है स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बड़ा जो है गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से आपका उत्तर लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि समूह 77 यानी G77 से क्या तात्पर्य है? देखिए आपको उत्तर इस प्रकार लिखना है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विकासशील देशों के समूह को जो है हम G77 के नाम से जाना जाते हैं। ये आपका एक लाइन में हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर वाला जो सवाल होगा ना उसमें आपको कम से कम आपको 40 वर्ड में लिखना है, 30 से 40 के बीच में। तो आपको इस प्रकार उत्तर देना है बच्चों की 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों में पश्चिमी देशों के अर्थव्यवस्थाओं की तेज जो है प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए जो उन्होंने अपना एक नया समूह बना लिया जो समूह 77 यानी G77 के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न दिया गया है कि गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ है? देखिए गिरमिटिया मजदूर से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, इसको आप लोग याद कर लेना। तो उत्तर देखिए इस प्रकार लिखना है कि गिरमिटिया मजदूर एक तरह के कछुआ मजदूर होते हैं जो एक समझौते द्वारा मालिक रखता है, जिसका एक निश्चित समय के लिए होता है तथा एक नए देश में काम के लिए लागू होता है, उसे जो हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। यहां तक समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखिए दिया गया है आयात शुल्क क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि किसी दूसरे देश से आने वाले चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क जो होता है उसे हम आयात शुल्क कहते हैं, या आयात शुल्क कहलाता है। इस प्रकार से आपको जो है उत्तर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर दिया गया है कि 16वीं सदी में दुनिया जो है सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है? व्याख्या करना है। देखिए दुनिया जो है सिकुड़ने लगी थी, इसका जो है मुख्य कारण क्या था? इसका जो है मतलब क्या है, व्याख्या करना है। तो उत्तर इस प्रकार लिखना है बच्चों कि संसार के जो है विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच पारस्परिक जो है संबंधों में वृद्धि एक पहला हो गया। दूसरा कारण बताना है कि 16वीं सदी से पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच जो है अंतर संबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था, ये दूसरा कारण हो गया। दूसरा जो है मतलब बताना है। तीसरा आपको लिखना है लेकिन 16वीं सदी में जो है संसार के महाद्वीपों के बीच व्यापार, व्यवसाय, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान और लोगों की
आवाजाही बढ़ी तो अमेरिका से एशिया होकर यूरोप और अफ्रीका तक पहुंची। ये जो है तीन जो है कारण आपको यहाँ पे बता देना है कि 16वीं सदी में दुनिया इस प्रकार से सुकड़ने लगी थी। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है 3 पॉइंट में आपको आंसर लिख देने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये जो आपका जो है ये आपका 4 नंबर वाला सवाल है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम फटाक से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये सवाल दिया जाएगा, इसको आप लोग तैयार कर लेना। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार देना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव इस प्रकार है। पहला कारण, पहला पॉइंट बताना है कि इस महामंदी यानी 1929 से लेकर 1930 के काल में भारत के आयात और निर्यात व्यापार में कोई 50% की कमी आ गई। यानी कहता है कि सभी जो है व्यापारिक निर्यात में, चाहे आयात हो या निर्यात हो, उसमें जो है 50% की जो है कमी आ गई। दूसरा कारण आपको बताना है कि इस महामंदी का बंगाल से पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पटसन के मूल्यों में कोई जो है 60% की गिरावट आ गई। जो पटसन की जो मूल्य है, कीमत है, उसमें जो है 60% की जो है गिरावट हो गई। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण आगे इसमें लिख देना है कि इससे जिससे जो है बंगाल के पटसन का उत्पादन जो है बर्बाद हो गए और वे कर्ज की बोझ के तले जो है दब गए, यानी कर्ज की बोझ जो है उसके ऊपर आ गया। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है बच्चों आगे 2 नंबर में बताना है कि छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से ना बच सके। उनकी आर्थिक दिशा दशा जो है खराब होती जा रही थी। सरकार ने उनके भूमि कर तथा अन्य करों में कोई कमी ना की। और चौथा पॉइंट आपको लास्ट पॉइंट लिख देना है कि 1930 में शुरू होने वाले सिविल अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और शांति का क्षेत्र बन चुके थे। इस प्रकार से लिखना है कि महामंदी का कारण जो है इस प्रकार से रहा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया बच्चों की महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। यहाँ पे व्याख्या करना है तो बच्चों इस प्रकार से उत्तर लिखना है कि 1929 ईस्वी में समस्त संसार की एक भयंकर आर्थिक संकट ने आ घेरा। ऐसा आर्थिक संकट पहले कभी देखने में नहीं आया था। यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 ईस्वी में पैदा हुआ और देखते ही देखते 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। आर्थिक संकट 1929 के लिए उत्तरदायी कारण और कारक इस प्रकार है। चलिए आगे जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको उत्तर लिखना है। पहला पॉइंट में आपको उत्तर लिखना है कि यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण चीजों की आवश्यकता से अधिक जो है उत्पादन के कारण पैदा हुआ। चलिए आगे इसमें आगे लिख देना है कि 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि उनका कोई जो है खरीदार ना रहा। ठीक है, ये पहला कारण। दूसरा कारण आपको लिख देना है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए कि वे अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में ना थे। ये जो है दूसरा हो गया। तीसरा कारण बताना है कि जब तैयार माल का कोई खरीदार ना रहा तो वहां कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूर जो है बेरोजगार हो गए। ये हो गया। और आपको चौथा पॉइंट लिखना है कि जब कारखाने बंद हो गए तो किसानों की पैदावार का भी कोई खरीदार ना रहा। इस तरह किसानों के लाभ में भी कमी आ गई और कृषि मजदूरों की मजदूरी कम हो गई। और पांचवा पॉइंट लिखना है कि अमेरिका की शेयर एक्सचेंज मार्केट में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई, जिससे वहां कोई जो है 1 लाख व्यापारियों का दिवाला निकल गया। इस प्रकार से बच्चों इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है महामंदी का। ठीक है, व्याख्या कर देना है। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभावों का उल्लेख उदाहरण देकर करें। देखिए उल्लेख जो है उदाहरण देकर आपको बताना है। तो उत्तर इस प्रकार लिखना है कि तकनीक या विभिन्न प्रकार के आविष्कारों जैसे रेलवे, भाप के जहाजों, टेलीग्राफ और रेफ्रिजरेटर युक्त जहाजों का खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद जो है आपको पॉइंट बाय पॉइंट 4 से 5 पॉइंट में आपको उत्तर लिख देना है। देखिए आपका पहला पॉइंट बताना है कि यातायात के विभिन्न साधनों जैसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियां, हल्की बग्गियों, बड़े आकार के जलपोतों द्वारा खाद्य पदार्थों को दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और आसानी से पहुंचाना आसान हो गया। और दूसरा लिख देना है कि रेफ्रिजरेटर की तकनीक युक्त जहाजों के कारण जो है अब जल्दी खराब होने वाली चीजें, मांस, फल आदि को भी लंबी यात्राओं में ले
जाया जा सकता था। इस प्रकार से 2 पॉइंट में आंसर आपको लिखना है, इसमें से आपको जो है नंबर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये सब्जेक्टिव का, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये VBI क्वेश्चन है और ये 110% एग्जाम में छपेगा। देखिए सवाल क्या है कि G77 क्या है। G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है, व्याख्या करें। तो उत्तर बच्चों इस प्रकार लिखना है कि G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए वे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे। आगे लिखना है कि G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें की प्रतिक्रिया के रूप में विकास ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था, इसलिए उनसे जो है विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ ना हुआ। इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देशों की नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली, ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके, जैसे कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उन्हें यह आशा थी कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों में जो है नियंत्रण हो सके। दूसरा पॉइंट लिख देना है कि उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके। तीसरा पॉइंट लिखना है उन्हें कच्चे माल का सही दाम मिल सके। चौथा पॉइंट बताना है कि उन्हें अपने तैयार मालों के लिए विकसित देश के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर जो है सुविधा मिल सके या बेहतर पहुंच मिल सके। इस प्रकार से दोस्तों आर्थिक महामंदी और G77 से रिलेटेड जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको नाम फटाक से लिख देना है। ठीक है, और G77 वाला जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। इसको एग्जाम से पहले अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना। आसान भाषा में आपको जो है याद करना है, आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।